उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को पढ़ा, सारे कंसेप्ट्स हमने कवर किए। इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस को उठाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, उसका मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या आप डायरेक्टली चैनल पे जाके इसको विजिट करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटिंग कन्वेंशन से। जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है और हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशंस कितने हैं। हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशंस में 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस आते हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारा जो हम डिस्कस करेंगे आज, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी आएगा। सेकंड आएगा हमारा फुल डिस्क्लोजर, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड आ जाएगा मटीरियलिटी का कन्वेंशन, और लास्ट आ जाएगा हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, आपके साथ डिस्कस करेंगे। जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, MCQs बनेंगे, वो भी हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बेसिकली अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, दीज आर दी ट्रेडिशंस जो हम फॉलो करते हैं जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस कब हम लगाते हैं, जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी फाइनल अकाउंट्स जब हम प्रिपेयर करते हैं, तब हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस हमारे काम आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप नाम से ही देखेंगे, कंसिस्टेंसी मीन्स कि किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करना। सिमिलरली हम जब अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, हम देखेंगे आगे, क्योंकि आप सब न्यू कॉमर्स हो, तो मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि जो चीज़ हमने पिछले साल में की, उससे पहले वाले सालों में की, उन्हीं चीज़ों को हमें इस साल भी फॉलो करना है, ठीक है ना। तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है, जिस रूल को आप फॉलो करते आए हो, उसी रूल को आप कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे, ठीक है ना। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है, जो भी रूल्स हमारे, जो भी प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं, इनको हमें कंटिन्यूसली फॉलो करना है, ठीक है ना। कंटिन्यूसली हमें इनको अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी बेसिकली हमें कहता है कि आप हर साल अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में चेंज नहीं लानी चाहिए, ठीक है ना। ऑल्दो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी का ये भी मतलब नहीं है कि हम चेंज बिल्कुल ना करें, बल्कि जहाँ पर हमें ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है, वहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ध्यान रखना, हर साल आप चेंज नहीं करेंगे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में। ये हमें कहता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी रूल को आप फॉलो करेंगे कंसिस्टेंटली। एग्जाम्पल मैं दूंगा, जब हम आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, हम आगे जाके आप देखेंगे डेप्रिसिएशन है या हमारा स्टॉक वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा डेप्रिसिएशन के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसा हमारे पास एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, प्रोडक्शन आवर मेथड, ठीक है ना। ऐसी सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड है, डिफरेंट मेथड्स है हमारे पास, ठीक है ना। और अगर हम एक मेथड को फॉलो करेंगे, ध्यान रखना हमारा आंसर एक आ जाएगा। अगर हमने SLM को फॉलो किया, एक आंसर निकल जाएगा। अगर हमने रिटर्न डाउन को फॉलो किया, उसमें डिफरेंट आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, अगर हम एक साल में एक मेथड को फॉलो कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हमने दूसरे मेथड को फॉलो किया, रिजल्ट ये होगा कि हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 तरीके के कंपैरिजन्स हैं जो हमें एक अकाउंट, जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो 3 तरीके के कंपैरिजन्स हम कर सकते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई करें, लागू करें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है ना। तो हमारा जो डिफरेंट ईयर्स का रिजल्ट होगा, उसको हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली फॉलो किया हो, ठीक है ना। तो नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, अगर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हमने फॉलो नहीं किया तो क्या होगा। मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देखोगे इंटर फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन या पैटर्न कंपैरिजन। पहले मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है। जो हमारा इंटर फर्म कंपैरिजन है, इसका मतलब हुआ जो 2 फर्म्स हैं, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल ये A फर्म है या A कंपनी है, ये हमारी B कंपनी है। इन 2 के दरमियान अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2024 के रिजल्ट्स इन दोनों के, तो उस सिचुएशन में ध्यान रखना, जब हम 2 डिफरेंट बिजनेस का कंपैरिजन करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंट्रा फर्म कंपैरिजन किसको कहते हैं। इंट्रा फर्म कंपैरिजन बेसिकली क्या होता है, जब हम एक फर्म का आपस में ही इसी के साथ कंपैरिजन करें। इंट्रा फर्म कंपैरिजन, ये एक फर्म है, ठीक है ना, इसका नाम A लिमिटेड है या एक बिजनेस है A लिमिटेड। अगर हम फॉर एग्जांपल A लिमिटेड की परफॉर्मेंस देखेंगे 2024 में, ठीक है ना, इसका हम कंपैरिजन अगर करेंगे प्रीवियस ईयर के साथ या प्रीवियस ईयर्स के साथ, फॉर एग्जांपल 2023 2022, अगर हम कंपैरिजन एक बिजनेस का अपने साथ ही करेंगे प्रीवियस ईयर्स के साथ,
उस टाइम हम क्या कहते हैं, ये कौन सा कंपैरिजन है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, ठीक है ना। लास्ट वाला जो है आपको ये नया दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे आपने देखो, अगर आपने किसी और से भी पढ़ा होगा तो ये पैटर्न कंपैरिजन जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पर आपको नहीं बोला गया होगा। बेसिकली पैटर्न कंपैरिजन क्या है, जब हम एक बिजनेस का, जो हमारा बिजनेस है, इसका कंपैरिजन करेंगे होल इंडस्ट्री के साथ, ठीक है ना। तो पूरी इंडस्ट्री के साथ अगर एक बिजनेस का कंपैरिजन हो रहा है तो उस टाइम ध्यान रखना, उस कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, पैटर्न कंपैरिजन, ठीक है ना। आई होप ये तीनों के तीनों चीजें आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमने कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को फॉलो किया तो ये तीनों के तीनों कंपैरिजन जो है, ये हम इजीली तीनों के तीनों कंपैरिजन कर सकते हैं। वेयरएज अगर हमने मान लो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म फॉलो नहीं किया तो उस सिचुएशन में ध्यान रखना, ये वाले कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। आई होप ये वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी है क्या। और अगर एग्जाम में आया तो ये इतना इनफ है, आप इजीली इसको लिख सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप किसी सिंपल बुक को भी उठाएंगे क्लास 11th की, वहाँ से भी आप एक दो लाइन जिसमें ऐड कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छे से मिला आपको आई होप, तो इजीली आप यहाँ पर एग्जाम में इसको लिख कर आ सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कन्वेंशन पे। नेक्स्ट कन्वेंशन हमारा आता है फुल डिस्क्लोजर। अगर आप नाम से ही देखोगे, फुल डिस्क्लोजर का मतलब, डिस्क्लोज मतलब हुआ किसी चीज को डिस्क्लोज करना, ओपन करना, ठीक है ना। तो जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, चूंकि जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, बुक कीपिंग पढ़ते हैं, तो अपने आप को आप मानिए कि मैं एक अकाउंटिंग स्टूडेंट हूँ, या मैं एक अकाउंटेंट हूँ, ठीक है ना, या मैं खुद बुक कीपर हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है ना, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला जो हमारे कन्वेंशन हैं, ये सारे के सारे कब अप्लाई होते हैं, जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो फाइनल अकाउंट्स के टाइम आप एक चीज जहन में रखना, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन मटेरियल होगी, यानी जिसका कुछ वैल्यू होगा, उसको आपको फुली डिस्क्लोज करना है, ठीक है ना। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए मटेरियल इन नेचर होगी, उसको हमें क्या करना है, डिस्क्लोज करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट है, ये रिलेट है किसके साथ, मटीरियलिटी कंसेप्ट के साथ, जो हम नेक्स्ट टॉपिक, जो हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। फिलहाल फुल डिस्क्लोजर में आप सिंपली याद रखना, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन रिलीवेंट है, ठीक है ना, या कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। किसमें, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमें फाइनल अकाउंट्स में उसको डिस्क्लोज करना है, ठीक है ना। अब इंफॉर्मेशन जो है ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए यूजफुल हो सकती है। जैसा मैं एज ए मैनेजमेंट हूँ, मेरे लिए कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है, वो मुझे डिस्क्लोज करनी है। हमारे कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें पैसा अपना दिया होता है, या क्रेडिटर्स होते हैं जिन्हें अपना पैसा उधार में दिया होता है, ठीक है ना, या टैक्सेशन अथॉरिटीज होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है जो टैक्सेस लगाते हैं, या वो देखते हैं कि फंड्स की जरूरत मत है इस कंपनी को या इस फर्म को, तो उनके लिए जो इंफॉर्मेशन जरूरी है वो उसको हमें डिस्क्लोज करना है एज पर फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं। आई होप सेकंड कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। ये कौन सा कंसेप्ट है, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, ठीक है ना। तो हमारा जो कन्वेंशन है फुल डिस्क्लोजर का, ये भी आई होप क्लियर आपका अच्छे से हुआ होगा। उसके बाद हम आते हैं थर्ड कन्वेंशन पे, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, ठीक है ना। तो एग्जाम में अगर सिंपली आ जाएंगे, उतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, और थोड़ा सा आप नोट्स अपने भी बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सिंपल क्लास 11th की बुक या एनसीईआरटी की है, उससे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमारा जो थर्ड कंसेप्ट है वो कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। बेसिकली कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी जो है, ये फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन मटीरियल इन नेचर है उसको आप डिस्क्लोज करोगे। तो देयरफॉर इट इज नेसेसरी कि मटीरियलिटी कंसेप्ट भी हमें समझना है। मटीरियल कंसेप्ट बेसिकली सिंपली अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखोगे, मटीरियल मींस जो चीज फॉर एग्जांपल जिसका कोई वर्थ हो, जिसका कोई वैल्यू हो, ठीक है ना। तो मटीरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है हमारा, मटीरियलिटी कंसेप्ट सिंपली कहता है अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस चीज को आप क्या करेंगे, उस चीज को आप डिस्क्लोज करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब मटीरियलिटी यानी मटीरियल इन नेचर है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मटीरियलिटी डिपेंड करता है फ्रॉम फर्म टू फर्म। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं इस कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा आपको एग्जाम्पल के जरिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूँ, ठीक है ना, मेरे पास 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट है, मैंने
मैंने 5,000 रुपये कमाए। तो अगर आप देखोगे ये 5,000 रुपया जो है मेरे लिए मटेरियल, मेरे लिए माने रखता है, तो इसको मुझे क्या करना है, मुझे इसको रिकॉर्ड करना है, इसको डिस्क्लोज भी करना है। ये हमारा मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है। वेयरएज आप देखेंगे यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी वर्थ जो है वो बिलियंस में है, ठीक है ना। मानो फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क है, ठीक है ना। इसका जो बिजनेस है, इसकी जो वर्थ है वो बिलियंस में है। मान लो अगर इसके फॉर एग्जांपल हम रुपया 50 दे देंगे, ठीक है ना, तो क्या आपको लगता है ये वर्थ है? क्या आपको लगता है मटेरियल इन नेचर है? इस बंदे के लिए ये इंफॉर्मेशन जो है, ये जो वैल्यू है, ये मटेरियल नहीं है, देयरफॉर ये जरूरी नहीं है कि ये इसको डिस्क्लोज करे। ये एग्जांपल के लिए हम एक्चुअल कैसे करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो आपको समझाऊंगा। आपने नॉर्मली देखा होगा जब हमारे फाइनल स्टेटमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूंगा कोई एसेट, किसी एसेट का वैल्यू लिखूंगा। आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल जेके बैंक का, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो देखा होगा या आपने बैलेंस शीट उसका देखा होगा, तो आप देखते हैं जे.एंड.के बैंक ने फॉर एग्जांपल 535 करोड़ रुपीस कमाए इस साल, ठीक है ना। लेकिन ये जो 535 करोड़ है ये एक्चुअल नहीं होता। एक्चुअल में ऐसा होगा 535 करोड़ फॉर एग्जांपल और 10,000 रुपीज़, ठीक है ना। ये तो करोड़ में है, लेकिन आप देखोगे जब हम वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं करोड़ में, तो जो हज़ार छोटे मोटे हज़ार का जो पैसा है ये हम उस टाइम ये हमारे लिए उतना माने नहीं रखता है। सिमिलरली ये हमारा क्या कहता है, मटेरियलिटी कंसेप्ट है। ये कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन मटेरियल इन नेचर है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है, उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ये मटेरियलिटी डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट इन्वॉल्व है एक ट्रांजेक्शन में, ठीक है ना। अगर एक पर्सन करोड़ में डील करता है तो उसके लिए 100-500 जो है 10 रुपया 20 रुपया मटेरियल नहीं है, तो वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। रिकॉर्ड तो करेगा लेकिन उसको शो नहीं करेगा अपने फाइनल अकाउंट्स में, ठीक है ना। जो छोटे छोटे आप देखेंगे डिजिट्स, फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है 1,10,000, आपने देखा होगा 1,10,000 10 रुपया। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास 1,10,000 रुपया है। इस 10 रुपये को हम क्या करते हैं, नॉर्मली इग्नोर करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ मटेरियलिटी कंसेप्ट है, क्योंकि ये 10 रुपया जो है हमारे लिए मटेरियल नहीं है, हमारे उतना माने नहीं रखता। 1,00,000 हमारे लिए माने रखता है, 10,000 हमारे लिए माने रखता है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट कंसेप्ट पे, कन्वेंशन पे, जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, जो कि एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आता है, वो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, ठीक है ना। इस कन्वेंशन को आप अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। चाहे आपका सेक का एग्जाम हो या क्लास 11th का एग्जाम हो या सीए फाउंडेशन का एग्जाम हो। बेसिकली कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे, कंजर्व मीन अपने आप को बचाना, प्रूडेंस, ठीक है ना। तो अपने आप को आप कैसे बचाएंगे, जब आप अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। फाइनल अकाउंट्स में आप सिंपल रूल एक रखोगे, या जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो आप अपने आप को ऐसे हम कंजर्व कर सकते हैं कि हमें जो है हमें सेफ खेलना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैच चल रहा है, एक प्लेयर सिंपली खाली रन ले रहा है, 1 रन 1 रन 2 रन, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ऊपर से खेलूंगा, अगर मैं छक्के मारने जाऊं तो मैं विकेट दे सकता हूं और हम हार सकते हैं। सिमिलरली बिजनेस में भी क्या करना है, सेफ खेलना है, ठीक है ना। ये कंजर्वेटिज्म हमें सिखाता है कि आप कैसे सेफ खेलोगे, ठीक है ना। ये बिजनेसमैन को बोलता है कि आपके पास रिस्क प्रूफ जैकेट होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि आप जब आप बिजनेस आप करोगे तो आप जो है रिस्क को जहन में रख के चलोगे, ठीक है ना। देयरफॉर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, एक फ्रेज, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। इसी के ऊपर मैं सारे को घुमाऊंगा, ठीक है ना। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, इसका मतलब क्या है, और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म हमें क्या सिखाता है, क्या बोलता है। यह हमें सिंपली बोलता है कि जब भी आपको लगे, मैं यहाँ पर थोड़ा लिखूंगा नीचे, यह हमें बोलता है जब भी आपको लगेगा कि लॉस आने वाला है, ध्यान रखना कैसे हम अपने आप को सेफ रखेंगे, कंजर्व करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर हमें किसी भी जगह लगता है कि लॉस आने वाला है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है इसको आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। हम प्रोविजन रखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपने देखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम रखते हैं, जो कि हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म हमें यही कहता है, अगर आपको किसी जगह लगता है लॉस आने वाला है या कोई खर्चा होने वाला है, उसको आप रिकॉर्ड इमीडिएटली करो, ठीक है ना। वेयरएज अगर आपको किसी जगह लगता है हमें कोई प्रॉफिट आने वाला है, हमें कोई इनकम आने वाली है, ठीक है ना, क्या उसको आप रिकॉर्ड करोगे? रिकॉर्ड उसको आप तब तक नहीं करोगे जब तक के लिए ना वो एक्चुअली इनकम हम कमाए, जब तक के लिए ना एक्चुअल हमें प्रॉफिट आ जाए। यानी लॉस अगर लग रहा है तो उसके लिए आप पहले ही से तैयारी करके रखो, ताकि कल को हम ना पछताए, हमें कल को पैसे की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको लगता है प्रॉफिट किसी जगह आ रहा है या इनकम आ रही है, अगर आपको लग रहा है तो उस सिचुएशन में आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कब तक? जब तक ना वो एक्चुअली प्रॉफिट रियलाइज हो, जब तक ना इनकम एक्चुअली हमें आ जाएगी। देयरफॉर आपने देखा होगा कि रिस्क प्रूफ
जैकेट हम वेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। देयरफॉर ये जो फ्रेज है कंजर्वेटिज्म का कि हम एंटिसिपेट करते हैं नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, यानी हम देखते हैं कि अगर प्रॉफिट है, जब तक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा तो हमें गड़बड़ लग रहा है, तो 50-50 है। प्रॉफिट में हमें क्या करना है, हम एक रखना है, जब तक प्रॉफिट ना आ जाए तब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें लग रहा है किसी जगह लॉस हो रहा है, होने वाला है, उसको हम इमीडिएटली रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा जो क्लोजिंग स्टॉक जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे वहां पर क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं। हमारे पास दो प्राइसेस होते हैं, आपने देखा होगा, एक होता है मार्केट प्राइस, दूसरा होता है कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है इसका मार्केट प्राइस 10 रुपया है, कॉस्ट प्राइस मानो इसका 8 रुपया है, तो आप इसको किस प्राइस पे रखोगे। हमें हमेशा बोला गया, कंजर्वेटिज्म कहता है कि आप कंजर्व रखो अपने आप को। हो सकता है मार्केट प्राइस हमें फैच ना ही हो अगले साल, तो हम बोलेंगे जो लोअर प्राइस होगा 8 रुपया, इसी प्राइस पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। जब हम कम प्राइस पे इसको रिकॉर्ड करेंगे तो हम अपने आप को बचा रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। कल को अगर 10 रुपया 11 भी आ जाए तो हमें प्रॉफिट आ जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कल को 10 की जगह 8 ही आ गए, उस टाइम हमें प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए हम क्या करेंगे, लोअर वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। आई होप ये जो प्रिंसिपल है, ये जो कन्वेंशन है, ये अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमें बचाता है अनसर्टेनिटी से, ये हमें बचाता है डाउट से, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी हुई है, इसको आप अच्छे से रिकॉर्ड कीजिएगा अपने कॉपी पे, ठीक है ना। और ये हमें यहाँ पर आप देखेंगे, द प्रिंसिपल requires that in the situation of uncertainty and doubt, the business transaction should be recorded in such a manner that profits and assets are not overstated। यानी प्रॉफिट आप जब आप रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट आया ही नहीं, अभी आप रिकॉर्ड किया तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, एसेट आया ही नहीं अभी तक तो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया तो ये ज़्यादा हो जाएगा। एंड लॉसेज एंड लाइबिलिटीज़ आर नॉट अंडरस्टेटेड, हमारे जो लॉसेज हैं या लाइबिलिटीज़ है वो अंडरस्टेटेड यानी अंडर एस्टिमेट हमें नहीं करना है। तो जब भी हमें लग रहा है तभी फटाफट इसको रिकॉर्ड आप कर लो। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। हमारे पास 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। ये वो एजम्पशंस हैं जब भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, उस टाइम ध्यान रखना ये 3 अकाउंटिंग एजम्पशंस हम जहन में रखते हैं। यानी ये 3 चीज़ फॉलो हम करते हैं, ठीक है ना। और अगर हमने इन 3 चीज़ों में किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया, उस चीज़ को आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। या अगर हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी या एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया, किसी भी कारण से हमें बिजनेस अपना बंद करना है या अपने रूल्स हमने चेंज किए, ठीक है ना, या एक्रूअल कंसेप्ट हमने फॉलो नहीं किया, तो उस चीज़ को हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। तो अब सवाल आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है क्या। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले लेक्चर में, कंसिस्टेंसी को भी हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया एंड एक्रूअल कंसेप्ट को भी हमने डिस्कस किया। थोड़ा सा मैं गिस्ट आपका इसका दे दूंगा। देखो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस जो है ये चलता ही जाएगा फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। यानी हमें कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस को बंद करने का, डिसॉल्व करने का, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है ये जो है गोइंग कंसर्न, ये एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना गोइंग कंसर्न, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं। इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो है ध्यान रखना, ये जो है जो कंसिस्टेंसी हमारा, ये है हमारा कन्वेंशन। उसके बाद एक्रूअल जो है हमारा, ये भी है हमारा कंसेप्ट। यानी आप देखेंगे यहाँ पर कंसेप्ट हमारे 2 हैं, कन्वेंशन हमारा 1 है, ठीक है ना। जो कंसेप्ट्स हैं ये हम कब अप्लाई करते हैं, जब हम अपने लेजर बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज हम करते हैं। कन्वेंशन कब हमारा लगता है, जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। जब हम अपने अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, इन तीनों चीज़ों को हमें जहन में रखना है। पहला मैंने आपको बोला गोइंग कंसर्न, उसके बाद सेकंड कंसिस्टेंसी जो कि हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिया, उसके बाद तीसरा आता है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि अगर कोई भी इनकम या एक्सपेंस जिस पर्टिकुलर ईयर के साथ रिलेट कर रहा है उसको उसी पर्टिकुलर ईयर में आपको रिकॉर्ड करना है। यानी अगर हमने इनकम किसी साल कमाई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट चाहे हमने उसको रिसीव किया या नहीं, उसको उस साल में रिकॉर्ड करना है। वैसे अगर एक्सपेंडिचर कोई है, हमने खर्चा किसी साल किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट चाहे हमने वो खर्चा पे किया या नहीं किया, उसको हमें रिकॉर्ड उस साल में करना है। आई होप ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आज की लेक्चर में हमने अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो थे सबको अच्छे से पढ़ा। आई होप सारा आपको क्लियर हुआ होगा। अगले लेक्चर में अब हम उठाने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है ना, जो कि हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रहेगा, या हम जर्नल को उठाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें कल ही लाएंगे, आज शाम को ही आ जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बाकी स्टूडेंट्स तक भी, बाकी फ्रेंड्स तक भी, ताकि उनको हेल्प मिल सके। तो उम्मीद है हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।